हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्या केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर है। और ये वीडियो CBSE और दूसरे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो लेक्चर 1 है, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के तौर पे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में, सॉल्ट ब्रिज के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में इंटरकन्वर्जन, यानी और उसके साथ साथ वाइस वर्सा भी हम बात कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और साथ ही साथ इस इंटर कन्वर्जन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उन सब की स्टडी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द study of interconversions between electric energy and chemical energy and vice versa, and also the factors affecting these interconversions, right? अब हम कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, इन दोनों को हम डिफरेंस के तौर पे एक एक पॉइंट्स स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एक तरह से मेटलिक कंडक्टर्स होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स एक तरह से आयनिक कंडक्टर्स होते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोल देंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के बारे में, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेटलिक कंडक्टर्स। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में क्या बोल देंगे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज आयनिक कंडक्टर्स। अब हम जानते हैं मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो मेटलिक कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं, उनमें जो मेजर चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं, जो आयनिक कंडक्टर्स हैं, उनमें मेजर चार्ज कैरियर्स के फॉर्म में फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के बारे में, द मेजर चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जबकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में क्या कहेंगे, द मेजर चार्ज कैरियर्स आर फ्री आयंस। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। थर्ड पॉइंट हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ फ्लो करेंगे। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होते हैं, आयंस। आयंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयंस कैटायंस और नेगेटिव चार्ज आयंस एनायन। तो पॉजिटिव चार्ज आयंस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज आयन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे मूव करेगा। तो हम ये बोल देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में कि यहाँ पे आयंस होते हैं जो ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पे मूव करते हैं, राइट। तो हम क्या कहेंगे, देखो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, जबकि यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या कह दिया जाएगा, आयंस फ्लो टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। ओके, अब आगे देखिए। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टेम्परेचर का अफेक्ट। टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टेंस पर क्या अफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स पर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप टेम्परेचर में इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर राइज करते हो, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टेंस टेम्परेचर राइज करने पर इंक्रीज होगी। तो हम क्या कह देंगे, the conductance of electronic conductors decreases while the conductance of electrolytic conductors increases with the rise in temperature। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की तो कंडक्टेंस डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। ओके, तो इस तरह से आपने देखा, हमने इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में सारे डिफरेंसेस को पॉइंट वाइज समझा। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक बात करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जब हम बात करते हैं सेल्स के बारे में, तो सेल एक ऐसा डिवाइस है
जिसमें कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, जिस टाइप का इंटरकन्वर्जन आपको करना है उस टाइप का सेल आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बेसिक डेफिनेशन की बात करें कि क्या इनका रोल होता है, ये क्या काम करते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में क्या कहेंगे, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में क्या बोल देंगे, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यानी कि एक ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, दोनों टाइप के सेल के अंदर जो एनोड और कैथोड है उन पे चार्ज अलग अलग होता है। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो उसमें जो एनोड होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर सेकेंड पॉइंट क्या कहा गया है, इन दिस सेल एनोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या कहा गया है, इन दिस सेल एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से, अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली इन सेल्स के अंदर होता क्या है। जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर एक केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी किसी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर in this cell the chemical energy of spontaneous redox reaction is converted into electric energy। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना, दो वर्ड यूज किए गए हैं, एक है स्पॉन्टेनियस और दूसरा है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो अपने आप होने वाली रिएक्शन है। यानी कि जो अपने आप होने वाली रेडॉक्स रिएक्शन है उसकी केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो क्या कह दिया यहाँ पे, इन दिस सेल द केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, यहाँ पे एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को करवाया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करके। कहने का क्या मतलब हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ये है कि जहाँ पे ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जो अपने आप नहीं हो रही है। भाई रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब तो हो गया जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब हुआ जो अपने आप नहीं होता है, जिसको कैरी आउट करवाने के लिए आपको कुछ बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम उस नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी की सप्लाई दे रहे हैं, ये वो सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो क्या कह दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इन दिस सेल अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, अब देखिए जब हमने दोनों डिफरेंसेस बात कर ली, अब एक कॉमन पॉइंट की बात करते हैं। कई बार एग्जाम में हमसे कॉमन पॉइंट पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कॉमन पॉइंट क्या है। तो देखिए ध्यान से, कॉमन पॉइंट ये है कि चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, दोनों टाइप के सेल के अंदर ऑक्सीडेशन हमेशा जिस इलेक्ट्रोड पे होता है वो एनोड होता है, जबकि रिडक्शन जो प्रोसेस है वो जिस इलेक्ट्रोड पे होता है वो कैथोड होता है। तो वी कैन से ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे, रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पे, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो। यही बात यहाँ पे कही गई है स्पेशल नोट में, ध्यान से देखिए। इन बोथ द electrochemical cells and electrolytic cells, the oxidation occurs at anode while the reduction occurs at cathode। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे। अब आगे देखिए ध्यान से, अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे वोल्टिक सेल भी कहा जाता है या गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए डेनियल सेल इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल। यानी अगर आप गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं या वोल्टिक सेल की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं तो उसका टिपिकल एग्जाम्पल है डेनियल सेल। अब डेनियल सेल क्या होता है, तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, इन दिस सेल इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन अकर बाय कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यानी ये एक ऐसा सेल है,
कौन? डेनियल सेल एक ऐसा सेल है जिसमें इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा। अब यहाँ पे दो नए टर्म और आ गए, एक है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और दूसरा है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम डेनियल सेल की आगे दूसरी बात करते हैं। पहले तो ये समझें कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या है और दूसरा ये समझें कि कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या है। तो देखिए, पहले आप सभी स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब ये है कि रिडॉक्स रिएक्शन को जब हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के थ्रू समझ रहे हैं। ठीक है, हमें सिर्फ ये समझना है कि इनडायरेक्ट वर्ड मीनिंग क्या है और ये कॉम्पिटिटिव वर्ड का मीनिंग क्या है। तो देखिए ध्यान से, when the redox reactions occur simultaneously but in separate vessels then it is called as indirect redox reaction। देखिए ध्यान से कि स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की तो जनरली हम यही मान के चलते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन जब एक साथ हो रही है और एक ही वेसल में हो रही है। जनरली हम ऐसा ही करते हैं, एक वेसल लेते हैं, उसके अंदर ही ऑक्सीडेशन होता है, उसके अंदर ही रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन एक साथ तो हो रही हैं, क्या वो एक ही वेसल में हो रही हैं या सेपरेट वेसल्स में हो रही हैं? अगर वो एक ही वेसल में हो रही हैं तो हम उसे कहेंगे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, और अगर वो सेपरेट वेसल्स में हो रही हैं तो उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई कि व्हेन द रिडॉक्स रिएक्शंस अकर्स साइमल्टेनियसली, एक साथ हो रही हैं, बट इन सेपरेट वेसल्स, किस में हो रही हैं? सेपरेट वेसल्स में, देन इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पे जो हमने दूसरा वर्ड यूज किया जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दो स्पीसीज के बीच में होता है। अब वो दो स्पीसीज सेम नेचर वाली भी हो सकती हैं। सेम नेचर का मतलब ये हुआ कहने का कि या तो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली स्पीसीज हों या दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली स्पीसीज हों, तो नेचर सेम हो गया। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऐसी स्पीसीज के बीच में हो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली है, तो इस तरह का नेचर ऑपोजिट नेचर कहलाता है। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसा है? कॉम्पिटिटिव नेचर का, यानी कि अब कंपटीशन होगा। और कंपटीशन कब होगा? जब दोनों सेम नेचर वाले होंगे। दोनों स्पीसीज या तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे या दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विच अकर्स बिटवीन द स्पीसीज ऑफ सेम नेचर। ऐसा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो कि सेम नेचर वाली स्पीसीज के बीच में होता है, उसे हम कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब जो बात हम कहना वो क्या है? द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ गैल्वेनिक सेल इज ऑलवेज अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। जब हम गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं और उसके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसका एक इंपॉर्टेंट नेचर है। वो क्या है? कि हमेशा स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियस नेचर है, मतलब वो अपने आप होने वाली रिडॉक्स रिएक्शन है। कहने का मतलब ये हुआ कि गैल्वेनिक सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो हमेशा स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन भी होगी और स्पॉन्टेनियस नेचर वाली भी होगी। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या होता है? तो ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है या जो केमिकल प्रोसेस हो रहा है उसके दौरान क्या हुआ? द रिडक्शन इन द गिव्स फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहां पे गैल्वेनिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको मिली वो कौन सी एनर्जी में रिडक्शन होने से मिला? वो एनर्जी आई कहां से? बिकॉज हम जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से कि कहीं ना कोई एनर्जी डिक्रीज हुई है, तभी तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रही है। तो यहां गिब्स फ्री एनर्जी में रिडक्शन होता है और वही फिर कन्वर्ट किस में होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यही बात यहां पे कही गई है कि ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस द रिडक्शन इन द गिब्स फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल प्रोसेस जो यहां पे हो रहा है गैल्वेनिक सेल के अंदर, उसमें जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अब आगे देखिए, गैल्वेनिक सेल इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल्स, दैट इज एनोडिक एंड कैथोडिक हाफ सेल, वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड एंड रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। गैल्वेनिक सेल की जब हम बात करते हैं तो दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है, दो आधे आधे सेल होते हैं। एक होता है एनोडिक हाफ सेल और दूसरा होता है कैथोडिक हाफ सेल। एनोडिक हाफ सेल वो हो गया जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर, और कैथोडिक हाफ सेल वो हो गया जिसमें रिडक्शन हो रहा है कैथोड पर। ठीक है,
अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि गैल्वेनिक सेल के अंदर होता क्या है। अब पहले इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं और फिर इसके जो तीनों पार्ट्स हैं उनका डिटेल में बात करते हैं। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि कैसे काम करता है, ये कैसे वर्क करता है गैल्वेनिक सेल। तो देखिए, वेन एवर अ मेटल स्ट्रिप इज पुट इन अ इलेक्ट्रोलाइट, आप जब कभी भी किसी मेटल की स्ट्रिप को किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करते हैं, पुट करते हैं, उसको रखते हैं, देन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। अब जब आपने मेटल की स्ट्रिप को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रखा तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, यानी जब आपने मेटल की स्ट्रिप को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रखा तो वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस साइमल्टेनियसली सिस्टम के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ड्यू टू दिस देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल फेज एंड द लिक्विड फेज। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हो गया हमारा लिक्विड फेज, जो मेटल की स्ट्रिप है वो हो गया हमारा मेटल फेज। मेटल फेज पे अलग चार्ज होगा, मेटल की जो स्ट्रिप है उस पे अलग चार्ज होगा। जो लिक्विड फेज है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, उस पे अलग चार्ज होगा, और दोनों पे चार्जेस ऑपोजिट हैं, और ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का फिनोमेना स्टार्ट हुआ जब आपने मेटल की स्ट्रिप को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाला। और इस वजह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने की वजह से डिफरेंट चार्जेस आने की वजह से मेटल फेज और लिक्विड फेज के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। On joining the metal strips through a wire of negligible resistance, अब अगर आप इन दो मेटल की स्ट्रिप्स को, एक जो आपका एनोडिक हाफ सेल है और एक जो आपका कैथोडिक हाफ सेल है, दोनों में ही ये काम हो रहा है, और इन दोनों मेटल की स्ट्रिप्स को आप एक वायर से जोड़ देते हो जिसकी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होती है, तो क्या होगा, द करंट फ्लोज एज लॉन्ग एज द पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द मेटल फेज एंड लिक्विड फेज। तो फिर क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। करंट कब तक फ्लो करेगी, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। किसके बीच में, मेटल फेज और लिक्विड फेज के बीच में, यानी मेटल फेज और लिक्विड फेज के बीच में जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक करंट फ्लो होती रहेगी उस वायर से। ओके, अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, यानी जो हमारा गैल्वेनिक सेल है वो कैसे काम करता है वो हमने समझ लिया, उसके अंदर होता क्या है ये भी हमने समझ लिया। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये किससे मिलके बना होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, तो देखिए ध्यान से, द गैल्वेनिक सेल हैज़ 2 हाफ सेल। इसमें कितने हाफ सेल होते हैं, 2 हाफ सेल होते हैं। कौन कौन से, एनोडिक हाफ सेल एंड कैथोडिक हाफ सेल। एक होता है एनोडिक हाफ सेल जो कि होगा एनोड, और एक होगा कैथोडिक हाफ सेल जो कि बिहेव करेगा कैथोड। दोनों में ही क्या है, ईच हैविंग अ बीकर कंटेनिंग अ मेटल स्ट्रिप दैट इज डिप्ड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि चाहे आप एनोडिक हाफ सेल की बात करें या कैथोडिक हाफ सेल की बात करें, दोनों में ही एक बीकर होता है। हाफ सेल के अंदर क्या होगा, बीकर होगा जिसमें कि मेटल स्ट्रिप है और जो कि उसी मेटल के किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, किसी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप कर रखी है। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से, अब जो मेटल स्ट्रिप्स यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं उसको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, और उन इलेक्ट्रोड्स को वायर से कनेक्ट करते हैं, राइट। तो हम क्या कहेंगे, द मेटल स्ट्रिप्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स एंड दे आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। जो वायर आप यूज़ करोगे ऑब्वियसली वो कंडक्टिंग वायर होना चाहिए, उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो, करंट फ्लो होना चाहिए, और उन मेटल की स्ट्रिप्स को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोड्स कहा जाएगा, और उनको हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे, राइट। द 2 सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। एक आपके पास एनोडिक सॉल्यूशन है, एनोडिक हाफ सेल का सॉल्यूशन हो गया, एक आपके पास कैथोडिक हाफ सेल का सॉल्यूशन हो गया, और दोनों हाफ सेल के सॉल्यूशंस को आपने किससे कनेक्ट कर दिया, सॉल्ट ब्रिज से। तो अब कहने का मतलब ये हो गया, हमारे पास गैल्वेनिक सेल में 3 कंपोनेंट हो गए। पहला हो गया एनोड जहां ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा हो गया कैथोड जहां रिडक्शन होगा, और तीसरा हो गया सॉल्ट ब्रिज जो कि इन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करेगा। तो यही बात यहां पे कही गई है। देयरफॉर अ गैल्वेनिक सेल इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें गैल्वेनिक सेल के अंदर 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। पहला एनोड, दूसरा कैथोड और तीसरा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं एनोड के बारे में। एनोड क्या है, एनोड इज अ जिंक रॉड डिप्ड इन ZnSO4 सॉल्यूशन। एनोड जो है वो जिंक की रॉड है, एक तरह से जिंक मेटल की स्ट्रिप है जिसको डिप किया गया है ZnSO4 के सॉल्यूशन के अंदर।
अब ये एनोड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कैसे होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए ध्यान से, जिंक एटम विल मूव इनटू द सॉल्यूशन टू फॉर्म जिंक प्लस 2 आयन by the process of oxidation, and the oxidation half cell reaction is represented as, यानी जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो जिंक मेटल है वो जिंक प्लस 2 आयन बनाएगा और वो जिंक प्लस 2 आयन कहाँ चले जाएंगे? सॉल्यूशन में। और ये कौन सा प्रोसेस हुआ? ऑक्सीडेशन, बिकॉज जिंक मेटल या जिंक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिंक प्लस 2 आयन बना रहा है और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। और ये जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है, ये जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जिंक सॉलिड। सॉलिड क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि जिंक सॉलिड फॉर्म में मेटल की इलेक्ट्रोड से निकल रहा है। जिंक प्लस 2 एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जिंक प्लस 2 आयन आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज हुए वो वायर से होते हुए एक मेटल की स्ट्रिप से दूसरे की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? जिंक सॉलिड ने जिंक प्लस 2 आयन बनाया जो एक्वस सॉल्यूशन में आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए और ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ जो कि एनोड पे हो रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। अब ऐसा होने से क्या होगा? ड्यू टू दिस द जिंक प्लस 2 concentration increases in the solution and the zinc rod becomes thin and also acquires negative charge। ऐसा होने से क्या हुआ कि जिंक प्लस 2 आयन की कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाएगी, क्योंकि बार बार मेटल से जिंक निकलता रहेगा और जिंक प्लस 2 बनने के बाद सॉल्यूशन के अंदर आता रहेगा। तो जिंक प्लस 2 आयन की कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज होगी और जिंक रॉड पतली हो जाएगी, कुछ थिन हो जाएगी, क्योंकि वहां से जिंक मेटल बार बार लगातार निकल रहा है और क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, फिर वो फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होने से जिंक रॉड कैसी हो गई? नेगेटिव चार्ज हो गई। तो अगर हम एनोड की सारी कहानी की बात करें कि एनोड क्या है गैल्वेनिक सेल के अंदर, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड वो है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉन्स का वो सोर्स है, और जहां पर ऑक्सीडेशन होगा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। सो वी कैन से एनोड इज ऑफ नेगेटिव पोलैरिटी। एनोड पे कैसी पोलैरिटी है? नेगेटिव है। एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरह भी एक्ट करता है। एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रोड वेयर द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ एक ऐसा इलेक्ट्रोड भी है एनोड जहां पे ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स के लॉस होने की वजह से। ठीक है, अब आगे देखिए। अब ये सारी कहानी हुई किसके बारे में? एनोड के बारे में। अब हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है गैल्वेनिक सेल का, उसका नाम है कैथोड। कैथोड क्या होता है? तो कैथोड इज अ कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कैथोड क्या है? एक कॉपर रॉड है, यानी कॉपर मेटल की स्ट्रिप है जिसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप किया गया है। अब यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुआ कि हमारे पास जो एनोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हुए वायर से होते हुए इस सॉल्यूशन में आए, इस मेटल के इलेक्ट्रोड पे आए, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आयन जो कॉपर प्लस 2 आयन है वो सॉल्यूशन से आएंगे और वो सॉल्यूशन से आने के बाद कॉपर की रॉड पे इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो जाएंगे। और क्योंकि कॉपर प्लस 2 आयन सॉल्यूशन से आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो कौन सा प्रोसेस हो गया? रिडक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो देखिए, तो हम पहले क्या कह दें, कॉपर प्लस 2 आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन विल मूव ऑन टू द कॉपर रॉड। कॉपर प्लस 2 आयन कहां से जा रहे हैं? सॉल्यूशन से जा रहे हैं। कहां पर जा रहे हैं? कॉपर रॉड पे जा रहे हैं। कौन से प्रोसेस से जा रहे हैं? रिडक्शन के प्रोसेस से जा रहे हैं। और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? तो देखिए ध्यान से, क्या है रिएक्शन? तो कॉपर प्लस 2 आयन एक्वा सॉल्यूशन से निकले, 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने कॉपर मेटल की रॉड पे लिए वहां से, और कॉपर प्लस 2 आयन ने जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो बना दिया कॉपर सॉलिड, और ये कॉपर सॉलिड वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, रिडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा और ये हो जाएगी हमारी रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो हम क्या बोल देंगे? कॉपर प्लस 2 एक्वस आयन, copper plus 2 ion in the aqueous solution, they will gain 2 electrons and they form copper solid which gets accumulated on the copper rod. This is known as reduction half cell reaction. इसको क्या बोलते हैं? reduction half cell reaction बोलते हैं। ड्यू टू दिस, अब जब ये प्रक्रिया हुई,
कॉपर प्लस 2 आयन लगातार सॉल्यूशन से जाते रहे तो कॉपर प्लस 2 आयन की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर वो कम हो जाएगी, और लगातार जब कॉपर एक्यूमुलेट होता रहेगा इलेक्ट्रोड पे तो कॉपर रॉड थिक हो जाएगी। और जब कॉपर प्लस 2 आयन आ रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, कॉपर रॉड पे आ रहे हैं, तो वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होने के नाते उस पॉजिटिव चार्ज रॉड पे इजीली आएंगे। तो हम क्या बोल देंगे, ड्यू टू दिस, यानी जो ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन हुई इससे क्या होगा, द कॉपर प्लस 2 कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कॉपर प्लस 2 आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो गई एंड द कॉपर रॉड विल बिकम थिक। कॉपर रॉड कैसी हो गई, थिक हो गई, क्योंकि वहां पे कॉपर एक्यूमुलेट हो गया एंड ऑल्सो बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। कॉपर रॉड पे कॉपर प्लस 2 आयन आ जाने की वजह से वो कैसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो अगर हम कैथोड के बारे में सारी बातें एक साथ करें तो हेंस कैथोड इज ऑफ पॉजिटिव पोलैरिटी। कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिस पे पॉजिटिव पोलैरिटी या पॉजिटिव चार्ज होता है। एक्ट्स एज अ सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरह एक्ट करता है। अभी सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पे इलेक्ट्रॉन आके डूब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन आने के बाद कॉपर प्लस 2 आयन उसको ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस यहां पे आके खत्म हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह कौन सा इलेक्ट्रोड एक्ट करता है, तो वो है कैथोड। एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रोड वेयर द रिडक्शन विल टेक्स प्लेस ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड एक ऐसा भी इलेक्ट्रोड है जहां पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन टेक्स प्लेस होता है, किस वजह से, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की वजह से। ठीक है, तो हमने दो कंपोनेंट की बात कर ली, एक एनोड हो गया जिस पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन होती है, एक कैथोड हो गया जिस पे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन होती है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें ओवरऑल प्रोसेस क्या है, तो ओवरऑल प्रोसेस है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, और वो भी कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। इसी को ही हम नेट सेल रिएक्शन बोलते हैं। वो कैसे होती है, तो देखिए, तो ओवरऑल प्रोसेस के अंदर हम कह रहे हैं द नेट सेल रिएक्शन, जो एक्चुअल में सेल रिएक्शन हो रही है या जिसको हम कह दें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। देखिए, जिंक सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक प्लस 2 aqueous and this is a process of oxidation. Copper plus 2 aqueous, it is converting into copper solid and this is a process of reduction. So oxidation in which zinc solid is converting into zinc plus 2 aqueous and reduction in which copper plus 2 aqueous is converting into copper solid. ठीक है, अब जो एक कमाल की बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जामिनर कई बार पूछ चुका है पहले भी और फिर एग्जामिनर आगे नेक्स्ट किसी एग्जाम में भी पूछ सकता है, वो ये है कि जो आपका गैल्वेनिक सेल है या जैसे आप डेनियल सेल की बात कर रहे हो, उसमें जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो और करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है। तो जैसा कि आपने भी देखा, डेनियल सेल या जो हमारा गैल्वेनिक सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कहाँ हुए, एनोड पे, और वायर से होते हुए कहाँ गए, कैथोड पे। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हुआ, एनोड से कैथोड, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो करंट फ्लो की डायरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट में क्या हो जाएगी, कैथोड टू एनोड। आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो याद रखना है, करंट फ्लो अपने आप उसका ऑपोजिट है, राइट। तो देखिए यही बात यहां पे कही गई है। इन गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल the flow of electrons occurs from anode to cathode through the external circuit. एक्सटर्नल सर्किट से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कैसे होगा, एनोड से कैथोड, while the direction of current in the external circuit is from cathode to anode. एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या है, कैथोड से एनोड। ठीक है, अब आगे देखिए, अब एक कमाल की बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि जब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहेगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन एनोड पे होती रहेगी, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन कैथोड पे होती रहेगी, तो अल्टीमेटली लास्ट में जाके क्या होगा, तो लास्ट में जाके जिंक प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन एनोड वाले सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी और कॉपर प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन कैथोड वाले सॉल्यूशन में कम होती जाएगी, और ऐसा होते होते धीरे धीरे सेल रिएक्शन बहुत कम होती जाएंगी और सेल फाइनली इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, यानी प्रोसेस रुक जाएगा, आगे कहानी बंद हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी, प्रोसेस बंद हो जाएगा। अब देखिए यही बात यहाँ पे कही गई है। The zinc plus 2 ions concentrations increases
यानी जब ये प्रोसेस होता रहा, नेट सेल रिएक्शन होती रही, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन हो रही है, और ऐसा होने से क्या होगा, जिंक +2 आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, जबकि कॉपर +2 आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज इन द सॉल्यूशन। जिंक +2 आयन की कंसंट्रेशन तो सॉल्यूशन के अंदर बढ़ रही है और कॉपर +2 आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर डिक्रीज हो रही है। सो द टेंडेंसी ऑफ सेल रिएक्शन डिक्रीजेज, सेल रिएक्शन की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है और सेल धीरे धीरे इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को कैसे संभाला जाए, कैसे कॉपर +2 की कंसंट्रेशन को या पॉजिटिव चार्ज आयन की कंसंट्रेशन को इधर बढ़ाया जाए, इधर नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए, तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे पास एक तीसरा कंपोनेंट होता है जिसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, सॉल्ट और ब्रिज। ब्रिज कौन होता है, जो दो एंड्स को कनेक्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास जो दो एंड्स की जगह दो क्या है, सॉल्यूशन है। एक एनोडिक हाफ चेंबर है, एनोडिक हाफ सॉल्यूशन है, और एक दूसरा कैथोडिक हाफ सॉल्यूशन है। दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए ब्रिज हो गया। अब इसको सॉल्ट क्यों बोला गया, तो सॉल्ट इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर हम जनरली सॉल्ट भरते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, वो इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट होना चाहिए, केमिकली नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, आपस में रिएक्ट ना करे और ना ही इस इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशंस हैं एनोड और कैथोड के, उनके साथ जाके रिएक्शन करे। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया सॉल्ट ब्रिज। अब ये है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अ सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब। सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक यू शेप की इन्वर्टेड ट्यूब है दैट कंटेन्स एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे KCl है, KNO3 है, अमोनियम क्लोराइड है, एटसेट्रा। चाहे उसमें KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड हो सकता है विथ जिलेटिन और अगर अगर सॉल्यूशन, और उसके साथ हम उसमें जिलेटिन मिला सकते हैं और या अगर अगर सॉल्यूशन मिला सकते हैं। अगर अगर एक तरह से फंजाई होती है, तो अगर अगर सॉल्यूशन मिलाइए या जिलेटिन मिलाइए और उसके साथ ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मिलाइए। ये कंपोनेंट किसके हो गए, सॉल्ट ब्रिज के, जो हम उसके अंदर फिल करते हैं। और सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक यू शेप की इन्वर्टेड ट्यूब है जो कि दोनों को कनेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं इस सॉल्ट ब्रिज के क्या फंक्शन है, हम इसको क्यों यूज करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या रोल प्ले करता है गैल्वेनिक सेल के अंदर। तो देखिए ध्यान से, जब हम बात करें फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज की, तो सबसे पहला फंक्शन है इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल्स टू कंप्लीट द सर्किट। जब हम बात करें दो हाफ सेल के सॉल्यूशंस की, तो एक था एनोडिक हाफ सॉल्यूशन, एक था कैथोडिक हाफ सॉल्यूशन, दोनों को कनेक्ट करके और सर्किट को कंप्लीट करने का काम कौन करता है, सॉल्ट ब्रिज करता है। दूसरी बात, जब हम दो लिक्विड को मिक्स जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें, एनोडिक जो सॉल्यूशन था उसके अंदर जो लिक्विड फेज थी, इलेक्ट्रोलाइट था, उस पर अलग चार्ज है। जो कैथोडिक सॉल्यूशन है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उस पर अलग चार्ज है। और जब आप उस सॉल्ट ब्रिज को कनेक्ट करते हो तो दोनों लिक्विड जो आपस में मिक्स होंगे, उनके बीच में, लिक्विड लिक्विड के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से। तो लिक्विड लिक्विड के जंक्शन पर जो पोटेंशियल डेवलप हो गया उसको लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और उस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को ये मिनिमम मेंटेन करके रखता है कौन, सॉल्ट ब्रिज। तो हमने यही बात यहां पे कही गई है कि इट मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या करता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है, विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स, जो कि क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है दो लिक्विड्स के जंक्शन पे जो प्रोड्यूस होता है, राइट। तीसरी बात, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू गिव कंटिन्यूस फ्लो और जनरेशन ऑफ करंट। देखो हमने सीधी सी बात कही थी, प्रोसेस कब तक होता रहेगा, जब तक हमारे पास वो रिएक्शन होती रहेगी। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन मेंटेन करता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करता है कि हमारे पास जो एनोडिक सॉल्यूशन था जिसके अंदर जिंक +2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई थी, उसमें नेगेटिव चार्ज आयन इन्वॉल्व कर देता है, और जैसे नेगेटिव चार्ज आयन उसके अंदर आएंगे एनोडिक हाफ सॉल्यूशन के अंदर, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरह से जो कैथोडिक सॉल्यूशन था उसमें कॉपर +2 आयन के जाने से नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज आयन इन्वॉल्व कर देगा, और जैसे पॉजिटिव चार्ज आयन वहाँ आएंगे तो उस वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी हमारे कैथोडिक सॉल्यूशन की। तो एनोडिक सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, कैथोडिक सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो गया, और इस वजह से कंटिन्यूस फ्लो हमारा करंट का मिलता रहा।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट प्रिवेंट्स द मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। भाई इसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, अगर अगर और जिलेटिन लिया है, तो वो क्या करते हैं, जो आपके दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एनोड वाले और कैथोड वाले, वो मैकेनिकली मिक्सिंग नहीं होती, मैकेनिकल मिक्सिंग उनमें आपस में नहीं हो सकती, उसको वो रोक के रखता है। तो कहने का मतलब हुआ, जो हमारे पास एनोडिक सॉल्यूशन और कैथोडिक सॉल्यूशन के जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे, वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस थे दो हाफ सेल के, उनको मैकेनिकली मिक्स नहीं होने देता है, मैकेनिकल मिक्सिंग उनकी रोकता है। सो इट प्रिवेंट्स द मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं स्पेशल नोट की। स्पेशल नोट जो हम इस सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात करते हैं वो ये: The simultaneous electrical neutrality of anodic chamber and cathodic chamber is due to the same mobility or velocity of K plus and NO3 ions taken in the salt bridge। देखो हमने भी क्या कहा, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। कैसे करता है, एनोडिक चैम्बर के अंदर भी एक आयन देगा और कैथोडिक चैम्बर के अंदर भी आयन देगा। तो एनोडिक चैम्बर के अंदर क्योंकि हमारे पास जिंक +2 आयन ज़्यादा थे, तो वहाँ नेगेटिव चार्ज आयन देगा। कैथोडिक चैम्बर के अंदर पॉजिटिव आयन कम थे, कॉपर +2 आयन कम हो गए, तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज आयन देगा। और दोनों आयन जब उस दोनों सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे, तो उनकी जो स्पीड है, उनकी जो वेलोसिटी है, उनकी जो आयनिक मोबिलिटी है, वो सेम होती है। यानी जिस स्पीड से कैटायन जाएगा किसी हाफ सेल के अंदर, हाफ सेल के सॉल्यूशन के अंदर, एनायन भी उसी स्पीड से जाएगा। अभी कैटायन एनायन कौन है, जो आपने सॉल्ट ब्रिज के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया उसके आयंस हैं। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो आपने जैसे KNO3 लिया या KCl लिया या NH4Cl लिया या NH4NO3 लिया, तो उसके जो कैटायन और एनायन हैं उनकी आयनिक मोबिलिटी सेम है, उनकी वेलोसिटी सेम है। उस वजह से क्या होगा, जो आपका एनोडिक चैम्बर है और कैथोडिक चैम्बर है, उनमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी साइमल्टेनियस होती है, एक साथ एक ही समय पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोनों चैम्बर में आती है, क्योंकि दोनों आयंस एक साथ जाते हैं और एक ही समय पे जाके सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करते हैं। इफ द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड देन द वोल्टेज ड्रॉप्स टू 0 एंड सेल स्टॉप्स वर्किंग। एक दो बार पहले एग्जाम में एग्जामिनर द्वारा पूछा जा चुका है कि अगर हम इस डेनियल सेल से या गैल्वेनिक सेल से सॉल्ट ब्रिज को हटा दें तो क्या होगा। तो अगर आप सॉल्ट ब्रिज को हटा देते हो तो जो आपका वोल्टेज है वो एकदम से 0 ड्रॉप हो जाएगा और सेल काम करना बंद कर देगा। तो सॉल्ट ब्रिज की इंपॉर्टेंस क्या है कि सॉल्ट ब्रिज जो है उसके होने पे सारी रिएक्शन होती हैं, और अगर आप सॉल्ट ब्रिज को हटा देते हो, then if the salt bridge is removed then the voltage drops to 0। वोल्टेज कहाँ आ जाता है, 0 ड्रॉप हो जाता है और सेल जो है वो काम करना बंद कर देता है। The ions of the inert electrolyte should not react with the other ions in the solutions and the ions are not oxidized or reduced at the electrodes। जो हमारा inert electrolyte जो आपने यूज़ किया है उसके जो ions हैं वो react नहीं करते हैं हमारे एनोडिक और कैथोडिक सॉल्यूशंस के आयंस के साथ, और ये जो आयंस है हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के, ये ना तो ऑक्सीडाइज होंगे एनोड पे ना रिड्यूस होंगे कैथोड पे, राइट। तो जो माने इलेक्ट्रोड्स हैं एनोड और कैथोड, उस पे इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा, ना वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के आयंस किसी दूसरे आयंस के सॉल्यूशंस के आयंस के साथ रिएक्शन करेंगे, इसीलिए क्या नाम दिया आपने, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिस पे एग्जामिनर पहले सवाल पूछ चुका है। पहला क्वेश्चन ये बनता है पहले स्पेशल नोट पे बेस्ड कि साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का रीजन क्या है। एनोडिक और कैथोडिक चैम्बर में साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का रीजन क्या है, तो रीजन है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन और एनायन की सेम आयनिक मोबिलिटी, जिस वजह से साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एनोडिक और कैथोडिक चैम्बर में आती है। दूसरा, व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड। क्या होगा जब आप सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर देते हो। तो अगर आप सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दोगे तो आपका जो सेल का वोल्टेज है वो सडनली 0 ड्रॉप हो जाएगा और सेल स्टॉप कर देगा वर्किंग करना। तीसरा है कि जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है उसका क्या मतलब, उसके जो आयंस हैं उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए। पहला कि वो सॉल्यूशंस के आयंस के साथ रिएक्शन ना करें, ना ही वो इलेक्ट्रोड पर जाकर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो करें। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम बात करते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास 2 हाफ सेल हैं। एक है एनोड जो कि है नेगेटिव टर्मिनल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और दूसरा जो हमारे पास राइट साइड में है वो है कैथोड, ये है पॉजिटिव टर्मिनल और रिडक्शन हाफ सेल। जैसा कि आपको बताया गया एनोड में क्या होता है, जिंक की रॉड या जिंक इलेक्ट्रोड है जिसको डिप किया गया जिंक सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में।
जबकि यहाँ पर जो हमारा कैथोड है उसमें क्या है, कॉपर रॉड और कॉपर इलेक्ट्रोड, इसको डिप किया गया है कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में। फिर हम बात करें दोनों टाइप के इलेक्ट्रोड को, मेटल जो रॉड हैं, जिंक रॉड और कॉपर रॉड, इनको हमने नेग्लिजिबल वायर ऑफ नेग्लिजिबल कंडक्टिंग वायर से, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस वाले कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है। सबसे पहले क्या हुआ, जिंक सॉलिड मेटल से रिलीज हुआ और जिंक +2 आयन बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहीं इलेक्ट्रोड पे रह गए। तो ये हमारा जो एनोड है वो कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन वायर से होते हुए कहाँ गए, दूसरे इलेक्ट्रोड पर, कॉपर रॉड पर। और यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर +2 आयन सॉल्यूशन से आए यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर, और जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कहाँ से, वायर से होते हुए, एनोड की डायरेक्शन से वायर से होते हुए कैथोड की तरफ जो आ रहे हैं, उन 2 इलेक्ट्रोड को कॉपर +2 गेन कर लेगा और कॉपर सॉलिड बना लेगा और इसी यहाँ पे मेटल के रॉड पर, कॉपर की रॉड पर एक्यूमुलेट हो जाएगा। ऐसा होने से कॉपर सॉलिड जो है उस जो इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, जिस वजह से कॉपर रॉड थिक हो जाएगी, और जिंक सॉलिड यहाँ जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए जिंक की रॉड थिन हो जाएगी। जिंक +2 की कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ती जाएगी, यहाँ कॉपर +2 की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। और इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड से कैथोड हो रहा है, तो करंट फ्लो आई जो है आउटर सर्किट में वो कैथोड से एनोड हो रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड टू कैथोड, करंट फ्लो कैथोड टू एनोड इन आउटर सर्किट। फिर आपने यहाँ यू शेप की ट्यूब कनेक्ट कर रखी है जिसका नाम क्या है, सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे क्या करेगा सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पे जिंक +2 आयन ज़्यादा है तो एनोडिक चैम्बर में नेगेटिव आयन देगा, NO3- आयन प्रोवाइड करेगा। कैथोडिक चैम्बर में पॉजिटिव आयन कम है तो यहाँ K+ आयन देगा और दोनों सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करेगा। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल दोनों सॉल्यूशन एक साथ क्यों होते हैं, तो अभी मैंने ऊपर समझाया कि दोनों की आयनिक मोबिलिटी सेम होती है। तो ये हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीनियल सेल और गैल्वेनिक सेल। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने बात की सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के बारे में समझा। फिर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के डिफरेंसेस के बारे में समझा। फिर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर डेनियल सेल का एग्जाम्पल लिया, उसकी बेसिक बातें समझी क्या होती हैं। फिर हमने उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझा। फिर हमने उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की। कंस्ट्रक्शन हमने सबसे पहले एनोड के बारे में बताया, फिर हमने कैथोड के बारे में बताया, फिर हमने सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताया, फिर नेट सेल रिएक्शन के बारे में बताया, फिर सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस को समझाया, और फिर लास्ट हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से डीनियल सेल की पूरी अच्छे से वापस समरी देख ली कि क्या प्रोसेस इसके अंदर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो भी आपको सारी कहानी समझाई है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, डीनियल सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग और सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शन वाली सारी बातें समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है या कोई डाउट रह गया है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ताकि हम उस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो बना लें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के सिस्टमेटिक वीडियोस एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।